गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीएवीपीजी कॉलेज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का वीडियो हम बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिर से एड्रेस करते हुए बना रहे हैं। और आज की जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, हम अंतिम के लास्ट 2 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज का निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन की तरह समझना ही काफी नहीं है। उसकी फंक्शनिंग और उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग, इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यानी इसकी पृष्ठभूमि, साथ ही साथ भारत में हुए प्रथम आम चुनाव, इसकी संरचना और किस तरीके से आज वर्तमान में चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बदल और बढ़ गई हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हम इस वीडियो को बनाते हैं। इस वीडियो में अपनी बात को रखते हैं और आपको मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि निर्वाचन आयोग की संरचना, उसके कार्य क्या क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात हमको समझनी चाहिए कि चुनाव या निर्वाचन जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है कि चुनाव व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण होता है। यानी इट इज द लाइफ ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन एनीवेयर इन द कंट्री। खास करके डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम भारत जैसे देश का नाम आता है, कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में अलग अलग निर्वाचन प्रक्रिया का होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। चुनाव चीन में भी होते हैं, चुनाव अमेरिका में भी होते हैं, चुनाव रूस में भी होते हैं और चुनाव भारत में भी होते हैं। यानी निर्वाचन आयोग या यूं कहें चुनाव कंडक्ट कराना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान रखें कि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि निर्वाचन या चुनाव होता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव किस प्रकार हो रहे हैं, कितने निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं और कितनी पारदर्शिता उस चुनाव प्रणाली में है या उस पूरी प्रक्रिया में है। अब हम बात करते हैं भारत के विशेष संदर्भ में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात पर पूरा बल दिया कि भारत का निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था बनकर उभरे या बने या बनकर ही रहे। साथ ही साथ उन्होंने ध्यान दिया कि जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन को कराना है। इस संवैधानिक आयोग को हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चयन, यानी उनका चुनाव कराना एक प्रमुख जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि भारत जैसे जटिलता और बहुलता वाले देश में स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पृथक अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। यानी एक सेपरेट क्लॉज दिया, एक सेपरेट आर्टिकल्स दिए, जिसकी शुरुआत आर्टिकल 324 में कुछ इस प्रकार कही गई कि भारत में निर्वाचन का निरीक्षण, निर्देशन और इसका नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग होगा। फिर से मैं कहता हूं कि भारत के अंदर निर्वाचनों का निरीक्षण, उनका निर्देशन और उनको नियंत्रित करने की एक व्यवस्था चुनाव आयोग के रूप में भारतीय संविधान में की गई। यानी हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग को भारतीय लोकतंत्र में एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया। आइए अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना की, निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर की बात को समझ लें। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सेपरेट अनुच्छेद दिए गए कि 324 से ही बात मैं शुरू करता हूं कि किस प्रकार अनुच्छेद 324 में कहा गया कि भारत में निर्वाचन का निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण के लिए एक चुनाव आयोग होगा। 325 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में स्थान न दिए जाने के संदर्भ में बात कही गई। 326वां आर्टिकल, जिसमें लिखा गया कि भारत में चुनाव खास करके वयस्क मताधिकार के आधार पर तय होंगे, जिसमें लोकसभा और राज्य विधान मंडलों के चुनावों की बात की गई। हालांकि आगे जाके इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ये हम सभी जानते हैं। 327 में कहा गया कि विधानसभाओं के चुनाव संबंधी प्रावधान
संसद की शक्तियों के अंतर्गत निहित होंगे। 328 में कहा गया कि राज्य विधान मंडलों के चुनाव का प्रावधान राज्य विधान मंडल की शक्तियों के अंतर्गत रहेगा तथा 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मनाही। तो ये कुछ उसके स्ट्रक्चर की बात होती है। अब स्ट्रक्चर में ही आता है कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इस भारत में जो सबसे पहले निर्वाचन आयोग की जो बात हम कर रहे हैं वो 1950 में जब देखते हैं हम, जब इसकी स्थापना होती है तो वह एक सदस्यीय हमको देखने को मिलता है, यानी जो पहली इसकी संरचना दिखती है वो है एक सदस्यीय। आगे चलकर 1989 में इसे 2 सदस्यीय बनाया जाता है। फिर 1990 में पुनः इसे एक सदस्यीय आयोग के रूप में गठित होते हुए हम देखते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय संगठन के रूप में देखने को हमको मिलता है। अब बात आती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति हमें जानना चाहिए कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वेतन और इसके भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, या यूं आप कह सकते हैं कि द पावर्स ऑफ the Chief Election Commission is as same as the power of the Honorable Chief Justice of the India। फिर आता है इनके कार्यकाल के बारे में बात आती है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी वो पहले हासिल करता है वही कार्यकाल तय किया जाता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ध्यान रखें कि इसके दौरान, इन सारी चीजों के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट, जो महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है, वो महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है संसद में। ध्यान रखिए, महाभियोग द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसके वेतन और भत्ते में कार्यकाल के दौरान कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। वेतन की बात करें तो लगभग तो नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली 2,50,000 रुपए वेतन के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलता हमें दिखता है। जो मैंने आपसे भी कहा, फिर से मैं कहता हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जो पावर्स है, जिस प्रकार से वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वो लीगली उनका जुडिशियल इंटरफेरेंस में हमको देखने को मिलता है, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनावों के दौरान देखने को मिलता है। एक रुचिकर बात यहाँ यह भी है कि चुनाव आयोग की कोई बहुत विशेष कर्मचारी जो एक टीम वर्क है वह दिल्ली में हमको देखने को मिलता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो प्रदेश और जिले में जो जिले और प्रदेश के अधिकारी होते हैं वही उन समय चुनाव आयोग के अधिकारी बनकर कार्य करते हैं। यानी जैसे अगर किसी लोकसभा चुनाव की बात करें जो हाल ही में हुआ, उसमें अगर वाराणसी जैसे किसी शहर में चुनाव हो रहा है तो वाराणसी का जिलाधिकारी ही उस समय मुख्य चुनाव अधिकारी बन जाता है उस जिले का। यानी चुनाव आयोग जिसको अपनी ड्यूटी में लगाता है, अपनी कार्य प्रणाली में लगाता है, वह उस समय उस कैडर का व्यक्ति उस राज्य की जगह चुनाव आयोग के व्यक्ति के अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि भारत में कैसे प्रथम आम चुनाव हुए, यह भी हमें जानना चाहिए। आइए देखते हैं भारत में हुए प्रथम आम चुनाव के बारे में। हम देख लेते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन या आम चुनाव टर्म में जो बार बार यूज कर रहा हूं, भारत में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं, इसीलिए मैं बार बार ये शब्द आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कह रहा हूं। तो जो भारत के प्रथम आम चुनाव हुए वो 1951 से 1952 का कालावधि दिया गया। अब ध्यान रखिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही साहसिक प्रयोग था भारतीय लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, इसलिए क्योंकि उस समय की राजनीतिक अपरिपक्वता, भारतीय जनमानस की जो राजनीतिक अपरिपक्वता थी या उस समय की जो अशिक्षा का माहौल था, इन सारी चीजों के बीच में भी चुनाव हुए और सफलतापूर्वक हुए, यह भी किसी
मतलब कमाल से कम नहीं था। तो जो भारत के उस समय जो 1951-52 में जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या यूं कहें मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस समय हमको देखने को मिलते हैं, वह थे श्री सुकुमार सेन। उनको भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस में हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि पूरे भारत में उस समय जो प्रथम आम चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पूरे भारत में 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची तैयार करके पंजीकृत किया गया वोटिंग के लिए। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर जो सबसे पहले चुनाव में लगभग 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया और कुल छोटे बड़े लगभग 75 दलों ने इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। और एक रोचक बात जो प्रथम आम चुनाव में हमको देखने को मिलती है कि जो जैसा मैंने कहा, भारत की जो जनमानस उस समय का था वो उतना राजनीतिक परिपक्वता से नहीं भरा हुआ था। शिक्षा के माहौल में अलग अलग दलों की अलग अलग मतपेटियां रखी गईं, अलग अलग बूथ्स पे, और पूरे भारत में चुनाव को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। इस पूरे चुनाव को कंडक्ट कराने में 4 महीने का लंबा समय लगा, यानी अक्टूबर 25 1951 से लेकर फरवरी 21 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। और अब ध्यान देखिए कुछ फैक्ट्स या कुछ डेटा। क्या है वो डेटा जो आप सभी को समझने चाहिए? डेटा है कि जो लोकसभा में स्थान उस समय मौजूद था, यानी जिन स्थानों के लिए जो वैकेंट सीट्स थी इन लोकसभा, वो थी 489, और लोकसभा में टोटल उम्मीदवार जो कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े हुए वो थे 1864। साथ ही साथ चुनाव संचालन में चुनाव आयोग के द्वारा जितने लोग लगे उनकी संख्या थी 5,60,000। संपूर्ण व्यय, जिसको हम कहते हैं कितना पैसा खर्च हुआ पूरे चुनाव को कंडक्ट कराने में भारत सरकार का, वो था 10.45 करोड़। और मतदान हुआ 61.16%, और जिसमें अवैध मत पड़े लगभग 16,35,000। साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि इस दौरान जो पार्टी सत्ता में आई वह थी कांग्रेस पार्टी, जिसने 489 सीटों पे हुए इस मतदान में 364 सीटें हासिल करके उस समय कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, या यूं कहें कांग्रेस की सरकार बनी। अब जरा सा इन फैक्ट्स को आज के जो चुनाव आयोग जो हमारे सामने जो अभी 17वीं लोकसभा हमको देखने को मिली 2019 में, उसके भी जरा सा डेटा चेक करते हैं। जहां मैं बात कर रहा हूं कि उस समय भारत की आबादी लगभग 17 करोड़ 30 लाख थी जब प्रथम आम चुनाव हुए, और आज हम क्या देखते हैं कि लगभग 9 अरब यानी 9 अरब लोगों को पार्टिसिपेंट एज अ पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस महायज्ञ में, इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में। इस बार 17वीं लोकसभा में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर हम देखते हैं कि 17वीं लोकसभा में लगभग 82,814, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं कि इस पूरी लोकसभा के अंदर मौजूद जो युवा मतदाता थे वो थे 1,34,00,000, यानी 1,34,00,000 युवा मतदाता देखने को मिलते हैं। मतदान प्रतिशत रहा 67%, और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी और उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई, और वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं मिस्टर सुनील कुमार अरोड़ा। तो ये है प्रथम आम चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया। चूंकि चुनाव और हम निर्वाचन आयोग को समझ रहे हैं, अभी हम इसके कार्यों को देखेंगे, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत के जो पहले चुनाव थे वो किस तरह से कंडक्ट हुए, एकदम निष्पक्ष तरीके से, और एक बढ़िया चुनाव भारत में देखने को मिलता है। और इसी के तर्ज पर फिर कालांतर में चुनाव होते आए हैं, हम सब जानते हैं, और चुनाव आज भी हो रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के कार्य। देख लेते हैं चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो भारत में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है उसे भी हमें पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर ही दिए हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें एक लाइन में समझना चाहिए वो है मतदाता के अर्हता का निर्धारण, साथ ही साथ उनका पंजीकरण, और उन सभी के लिए मतदाता सूची का निर्माण। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं।
अब आगे हम देखते हैं इनके कार्य। जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के एवं राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन का पूरा उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है। साथ ही साथ राज्यसभा का भी निष्पक्ष निर्वाचन कराना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब ध्यान देने वाली बात है कि निर्वाचक नियमावली यानी इलेक्टोरल रोल्स तो तैयार कराना भी चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना भी निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह देना भी निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि अभी हमने हाल में देखा था कि जब अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव में चुनाव चिन्ह को लेकर के बवाल और एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहां चुनाव आयोग ने अपने क्लियर कट बात रखी थी। आगे बढ़ते हैं कि चुनाव के समय आचार संहिता का निर्माण एवं पालन करना या कराना भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर अनियमितताएं देखने को मिलती हैं तो तत्काल चुनाव को रद्द करा देने की क्षमता और अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। वह चाहे तो अनियमितता को ध्यान में रखते हुए किसी भी कैंडिडेट का चुनाव, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव रद्द कराकर वहां पुनः मतदान की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में चुनाव कब कराने हैं या चुनाव कराने भी हैं या नहीं, इसका सुझाव देने का भी अधिकार निर्वाचन आयोग के पास निहित है या उनके पास रहता है। और ध्यान रखें कि चुनाव क्षेत्र के परिसीमन के संबंधी सारे अधिकार चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके कार्य है ये। और अंतिम और महत्वपूर्ण कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का दर्जा देना यह तय करने वाला चुनाव आयोग ही है, निर्वाचन आयोग भी है। वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हमारे सामने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय जनता पार्टी 1951, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1984, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 और तृणमूल कांग्रेस 1998। यह कुछ राष्ट्रीय दल थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक टर्म हम बार बार सुनते हैं चुनावों के दौरान, वह है चुनाव आचार संहिता। कई बार यह शब्द आता है और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम चुनाव आचार संहिता को समझें और लोगों को समझाएं भी। दरअसल जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाती है, वैसे ही पूरे देश, प्रदेश, जिलों में चुनाव आचार संहिता लग जाती है। ये एक तरीके से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये दरअसल 1990 के बाद की स्थिति है। आपको जानना चाहिए कि भारतीय राजनीति में जब राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है तो धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्रवाद और रुपए पैसे का खेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को ध्यान रखे कि किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, चाहे उसके साथ कोई समर्थक ना हो, उसे भी यह फील होना चाहिए कि चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष होने जा रहा है या होता है। साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि चुनाव आचार संहिता का एक बहुत बड़ा दायित्व यह भी है कि देश में रह रही आम जनता को भी लगना चाहिए कि चुनाव पूर्णतया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। सरकार में रह रहे व्यक्ति सरकार जाने के डर से या सरकार रहेगी या न रहेगी, इस असमंजस में कई बार अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमको दिखते हैं। इसलिए चुनाव आचार संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें यह देखना होगा कि हर एक व्यक्ति चुनाव के प्रति उसके अंदर जो आस्था है, उसके अंदर जो विश्वास है वह बना रहे। क्योंकि संविधान सभा में जब चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के ऊपर रूल्स बन रहे थे तो पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था कि अगर हम चुनाव आयोग के माध्यम से लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं जगा पा रहे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये एक तरह से फिनिश हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये रहा चुनाव आचार संहिता। मैंने आपसे चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्य, निर्वाचन आयोग के फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसका एक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।